चलिए हो गया। अब आप देखिएगा एक टर्म और आएगा, मैं बताया ना यहां डेफिनेशंस और रीजनिंग बहुत ज्यादा है। मोबिलिटी बोलते हैं इसे, म्यू से लिखते हैं। मोबिलिटी नाम से क्लियर है बेटा कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना मोबाइल है, यानी कितनी तेजी से चल सकता है, उसकी गति क्या है। तो मोबिलिटी जो ऐसा टर्म है ये बताता है कि कितना वो जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है या जो चीज फ्रीली करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो कितना रैपिड चलता है। तो अब आप कहोगे कि ये डेफिनेशन क्या हुई। देखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये फिजिकल मीनिंग है, ये बताता है भैया इसका अर्थ ये है, लेकिन फिजिक्स कहता है फॉर्मुलेशन बताओ भाई कैसे हम कैलकुलेट करें। तो मोबिलिटी का बड़ा पॉपुलर फार्मूला है, आप लिखिएगा, आप इतना लिख रहे हो तो बताएगा। देखो ये आप देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी जो होता है इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो उसके ऊपर वहां, क्योंकि तो पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी डिफाइंड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी लगाई जाती है। अगर हम इसमें प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ई आएगा, ये ई कांस्टेंट यहां पर आएगा, राइट। यहां पर म्यू को ही मोबिलिटी कहते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखो, बुरे वक्त में काम आ जाएगा। तो इसका मतलब म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। बट आप आइएगा तो पता है अभी हमने भी निकाला था वी डी इक्वल टू क्या आया था। देखो मुझे बड़े आराम से ये फॉर्मूला याद रहता है जब वी डी की फ्रीक्वेंटली जरूरत होती क्या, मुझे पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी को मैं वी डी अपॉन टॉ कर लेता हूं, इसलिए जब भी वी डी की बात आती है तो मैं कहता हूं वी डी इक्वल टू ए टॉ होता है। तो देखो बेटा वी डी इक्वल टू ए टॉ होता है, क्योंकि पूरा फार्मूला ना मुझे याद होता है ना मुझे जरूरत है। ए को हम क्या करते हैं फोर्स अपॉन मास, वो होता है ई अपॉन एम इंटू टॉ। ये वी डी की वैल्यू उठा के यहां रखने जा रहे हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 में हम अगर लिखें तो म्यू इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम ई आएगा। ये ई कैंसिल होगा, तो आप इसको अगर आप ले तो देखो म्यू इक्वल टू अगर आप देखें तो ई टॉ अपॉन एम आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो आप बताओ बेटा यहां देखो मोबिलिटी में क्या आ रहा है। क्या अगर आपसे पूछा जाए कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां से देखो तुम्हें लगेगा कि सर मोबिलिटी म्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर गौर से देखो यहां म्यू में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आया। रीजनिंग का सवाल है, पूछा गया है क्या मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, टॉ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, वो टक्कर के बीच का समय है। तो गौर से देखें तो म्यू ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है ना ही कंडक्टर की कोई प्रॉपर्टी आ रही है। देखो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी लेंथ, उसका मास, उसका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कुछ नहीं आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर देखो म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ई, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इस पे डिपेंड नहीं करता है। एंड म्यू इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ कंडक्टर्स या कंडक्टर्स। इन पैरामीटर्स ऑफ कंडक्टर्स का मतलब दैट इज लेंथ, एरिया, फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। बोलिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेट्रा, बोले बेटा। हाँ नहीं मिटा नहीं रहा हूं, ये चीज बता दीजिएगा। ये नीचे वाला मिटा देना, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 वो यहां तक ये लिखा। चलो पूरा नहीं हमें एक सेकंड बेटा, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप लिख लें। किसके आगे ये इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ कंडक्टर्स, दैट इज एल, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो हमने तुम्हें बताया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है। अब माइक बंद कर दो बेटा। ओम्स लॉ से V को आई आर से भी आर निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R इक्वल टू एमएल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ से निकाल सकते हो। अगर आपसे कहीं कहा जाए कि रेजिस्टेंस R की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स ऑफ कंडक्टर बताओ, तो आप लिखोगे एमएल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ से लिखोगे। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में भी मदद करेगा। तो मैंने इतनी जो बात अभी लेटेस्ट कही इसका मतलब समझना, हमने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब हमारा अगला पर्पस है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस पढ़ना।
तो पता रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता कंडक्टेंस। तो हेडिंग डाला इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। कई जगह तो आप पाओगे कंडक्टेंस हमने देखा जी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग एस से ज्यादा डिनोट करते हैं, क्योंकि जो ओम का जो नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स, तो उनका मिडिल नेम साइमन से एस लिया गया है। खुद बताइएगा, देखो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस एस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो कोई नई बात नहीं कि मैं शब्द लिखूं इतना लिखूं, बात क्लियर है ना। ये तो आप देखो बेटा एस, तुम्हें पता है यहां पर V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू V अपॉन आई होता है। तो यहां पर अगर आप देखो R केवल ये लिखो तो I अपॉन V आ जाएगा। बोलो ठीक। तो अगर आप देखो VI ग्राफ अगर होता था, आप फिर देखिएगा VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, इसका जो स्लोप होता था, जो थीटा से लिखा था, वो डेल्टा V के बराबर था और ये डेल्टा I के बराबर था। तो इसका स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर था। तुम्हें याद है स्लोप ऑफ VI ग्राफ जो होता था, उसे अगर हम लिखते थे वो किसके बराबर था, R के लिए। तो आप बताओ बेटा S के बराबर क्या होगा, स्लोप का रेसिप्रोकल होगा ना, बोले बेटा। हाँ 1 अपॉन स्लोप। तो देखो लिखोगे देयरफॉर आप क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ये आ जाएगा। तो जब ग्राफ में किया जाए ध्यान रखना, V अगर इधर है I इधर है तो इसका रेसिप्रोकल होगा। उल्टा कर दें बेटा, I को इधर कर दें V को इधर, तब तो स्लोप ही S के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ S क्या आएगा, यहां से देखो बेटा R का यूनिट क्या, R का यूनिट ओम होता है, सभी को याद है ना बेटा। हाँ, तो इसका यूनिट 1 अपॉन ओम होगा बेटा। ये यहां पे लिखना और लिख देना, यूनिट ऑफ आर ओम था, तो इसका यूनिट बेटा 1 अपॉन ओम आएगा या 1 अपॉन ओमेगा आएगा। तो इसलिए इसको ऐसे भी लिखते हैं, एस का यूनिट बेटा ओम इनवर्स भी लिखते हैं, ओम इनवर्स, या ओम इनवर्स उल्टा किया तो इसका देखो ओ एच एम को एम एच ओ कर लेते हैं, एम एच ओ भी लिखते हैं। लेकिन बाद में लगा कि ऐसा लगता है कि ओम का डिसऑनर है, इनवर्स किया है, तो बाद में इसका यूनिट जो जॉर्ज साइमन ओम का मिडिल नेम साइमन है, तो वो साइमन अब आज की डेट में वो ज्यादा चलता है, या वही ज्यादा लिखा था साइमन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्या टाइम हो गया क्या, अभी 7 नहीं लगे, अभी बहुत मिनट है, चलते रहो। देखो हमने लिया रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, फिर हमने कहा उसका रेसिप्रोकल ले लो, उसे कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब आएगा टर्म रेजिस्टिविटी, और फिर जैसे बोलोगे रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, वैसे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दो टर्म आएंगे। तो अब हम चाहते हैं रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। रेजिस्टिविटी, इसे बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसे रो से डिनोट करते हैं बेटा, रो। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा पॉपुलर है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो पता बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जनरल डेफिनेशन ये है, ध्यान रखिएगा, रो इक्वल टू ई बाई जे होता है। तो पहले तो तुम ये ध्यान रख लो, इट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। बोले क्लियर। चलिए अब आप आइएगा जरा सा देखिएगा, बट तुम्हें पता है बेटा E को हम ऐसे लिख सकते हैं V बाई एल। अभी आज ही लेक्चर में शुरुआत में बात कर चुके हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस है, L क्या है, वो जो वायर है उसकी लंबाई है, एंड J तो सभी को पता है I अपॉन A होता है। तो ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर हम डालें, इक्वेशन 1 में डालें तो देखो क्या आएगा, रो इक्वल टू E कैन बी रिप्लेस बाई V बाई L एंड J इज रिप्लेस बाई I बाई A। दैट कैन बी रिटन एज, देखो VA अपॉन LI आता है। रो इक्वल टू V अपॉन I को एक जगह कर लो बेटा, V अपॉन I को एक जगह कर दो अपॉन L। V अपॉन I क्या होता है, ओम्स लॉ देख लो बेटा, V अपॉन I रेजिस्टेंस होता है, R होता है। हाँ, तो याद देखिएगा V अपॉन I जो होता है वो R के बराबर है ये, तो देयरफॉर रो इक्वल टू RA बाई L है। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये। रो इक्वल टू आर ए बाई एल से ज्यादा इस्तेमाल होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला, आप जरा से यहां से बताइएगा, रो का यूनिट क्या आएगा, बताओ बेटा, इक्वेशन नंबर 2 से बताना, यूनिट ऑफ रो क्या आएगा, इससे बताइएगा। देखो आर का यूनिट क्या होता है, ओम,
ए का मीटर स्क्वायर अपॉन एल का मीटर तो कैंसिल हुआ, तो ये बेटा ओ मीटर आ जाएगा, तो इसका यूनिट ओ मीटर आएगा। इतना लिखो फिर बढ़े आगे। तो बताया बेटा रो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, गौर से देखो ये किस पे डिपेंड करता है। तुम कहोगे सर आर ए और एल पे डिपेंड करता, नहीं करता है। मैं तुम्हें जरा यहां पर एक चीज और लाऊं, देखो ये तो ओ मीटर हो गया, लेकिन अब आप यहां पे और लाओ, जरा वापस आइएगा। रो इक्वल टू आर का वो फार्मूला लिखिए बेटा जो पैरामीटर्स ऑफ कंडक्टर में आया था, वो आया था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए, और ये ए और एल ये रहेगा, एल से एल, ए से ए शहीद हो गए। तो रो का फार्मूला अगर गौर से देखो, काइंडली लिसन बेटा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ आएगा। ये रो का फार्मूला इन द टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स ऑफ कंडक्टर आते हैं। अब आप यहां देखिएगा, नेक्स्ट चीज देखिएगा, देखो एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एन और टॉ डिपेंड करते हैं। देखो रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन टॉ होता है, और यही बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा है। क्या, फिर से मैं बताऊं, तो रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता था? तो तुम कहते सर रेजिस्टेंस उस कंडक्टर पे डिपेंड करता था, उसकी लंबाई पे डिपेंड करता था, उसके एरिया पे डिपेंड करता था। देखो रेजिस्टेंस में आ रहा, देखो यहां से रेजिस्टेंस, ये वाला टर्म रेजिस्टेंस है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तुम कहोगे सर आपने बोला नेचर ऑफ कंडक्टर, यस, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ कंडक्टर। बोले ये चीजें तय करना सीखो कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया पर, एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेचर ऑफ कंडक्टर, अगर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर उसमें एन सबसे ज्यादा होंगे, कॉपर में थोड़े कम होंगे, और टॉ पर, टॉ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो याद रखो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके ज्योमेट्री पर, यानी लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नेचर ऑफ कंडक्टर पर, और टेम्परेचर पर। टॉ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब जरा इसको बताओ, रो को, ये किस पे डिपेंड करता है? ये सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर सब्सटेंस, नेचर मतलब सब्सटेंस, ये डिपेंड करता है सब्सटेंस पर, नेचर ऑफ सब्सटेंस, और टॉ टेम्परेचर पर। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, ध्यान रखना, जैसे मैं अपने रूम में हूं, इस रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टॉ पे डिपेंडेंस खत्म, तो फिर रो केवल और केवल नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। इसलिए जब तुमने 11th में या 12th में पढ़ा था तो कहा था रो डिपेंड्स ओनली अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि उस समय हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चलते हैं। बोले क्लियर? लिखो फ्रॉम इक्वेशन 5 इट इज क्लियर दैट number 1 clear that rho depends upon रो डिपेंड करता है नंबर 1 ये n पर। अगर मैं लिखूं डिपेंड्स अपॉन, तो लिखोगे रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। n का मतलब दैट इज अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ये ज्यादा याद रखा जाता है कि सर रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। And second beta, rho is inversely proportional to tau, that is upon temperature। मतलब अगर टेम्परेचर को वेरी करोगे रो बदलेगा, सब्सटेंस बदल दोगे। ये कॉपर का रॉड है, रो अलग है। इससे अगर तुम कहो सर इस, अब आप देखना बेटा, ये कॉपर का रॉड है, इसका कुछ रो है, ध्यान रखना, इस रूम टेम्परेचर पे मैं लिए हुए हूं मैं, फिर तुमसे क्वेश्चन आ रहा है, ये कॉपर का रॉड है, मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया, नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैंने इस कॉपर की रॉड को खींच करके इसकी लंबाई थोड़ा बढ़ा दिया, तो जानते क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन रो नहीं बदलेगा, क्योंकि रो मटेरियल पे डिपेंड करता है। बोले क्लियर? तो लंबाई बढ़ाने पर, चौड़ाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन रो में नहीं आएगा। रो पे परिवर्तन सब्सटेंस बदलने पे आएगा या टेम्परेचर बदलने पे आएगा। रब करें, रो को हमने क्या बोला था बेटा, नाम क्या इसका? रेजिस्टिविटी। तो अब हम इसका रेसिप्रोकल ला रहे हैं, उसका नाम है कंडक्टिविटी। तो हेडिंग दीजिएगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसे बेटा सिग्मा से लिखते हैं, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। जैसे वो था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नाम से क्लियर है, रो इज रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रो। बोले क्लियर? अब इसमें और डालें तो पता है, बट रो इक्वल टू ई बाई जे था, याद करो ये, तो देयरफॉर आप जरा देखिएगा सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे बाई ई हो जाएगा, ये उल्टा कर दे।
तो इसका मतलब देखो J इक्वल टू सिग्मा ई आया था, याद करो वेक्टर फॉर्म में हमने इसको पहले इस्तेमाल किया है कल वाले लेक्चर। इन वेक्टर फॉर्म देखो J इज अ वेक्टर क्वांटिटी और सिग्मा ई, हाँ तो मैंने तुमसे कहा था करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, मैंने कहा था आगे बात करेंगे, वहां डायरेक्ट लिखा था J इक्वल टू सिग्मा ई। ये जानते क्या है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है या ये लास्ट में हम इक्वेशन 2 लिख रहे हैं, ये जानते क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। याद रखिए ओम्स लॉ V अपॉन I इक्वल टू R है। इंपॉर्टेंट बात जानते हो, यहां पर ये तीनों स्केलर है, V भी स्केलर, I भी स्केलर, रेजिस्टेंस भी स्केलर। तो ओम्स लॉ को अगर वेक्टर फॉर्म में यहां लिखना भी चाहो ना, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा, ना क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ना वेक्टर एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना वेक्टर का सामान्य नियम। इसको वेक्टर में लिख ही नहीं सकते, ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, इसी से लाके से लाया जा सकता है। तो लिखो इट इज कॉल्ड, ये जो है इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसे वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ कहते हैं। अरे यार ठीक है यार, है 5-10 मिनट बात करना। क्या चीज? हाँ खाना इसी क्या जरूरत है बेटा, घर ही पे बैठे पढ़ रहे हो, ना थक रहे हो ना कुछ हो रहे हो, शांति से बैठे हो, खाने की जरूरत क्या है? 2:30 बजे खाना ना। अच्छा नहीं छोड़ देता हूँ, 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट रुक छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो J इक्वल टू सिग्मा ई हो गया, ये इतना आ गया यहाँ पर। ये अब देखो बेटा, अब जो है नोट में हम एक बात देखेंगे, तेजी से इसे कर रहे हैं जिससे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे सकूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। नोट आप देखिएगा R इक्वल टू रो L बाई ए है। इस फार्मूले में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो देखना क्या है। देखो बेटा, एक तार है, उसका रेजिस्टेंस R होता है, अगर इसकी लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टिविटी रो है। अब आप गौर से देखो, रो तो बदलेगा नहीं इस तार का, अगर इस तार की लंबाई को तुम बढ़ा दो, चौड़ाई को बढ़ा दो, तो रो तो बदलेगा नहीं। देखो इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज चेंज्ड, तो अब मेरी बड़ी ध्यान से बात को सुनना। जैसे जब तुमसे कहा जाएगा एक कंडक्टर है, इसकी लंबाई को बढ़ा के दुगना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया, और कहा जाए या इसको लंबाई को आधा कर दिया गया होता ना, मैं इस कंडक्टर को फोल्ड करके लंबाई आधा कर दूं। तो जब क्वेश्चन में सिर्फ लंबाई की बात की जाए तो तुम खुद सोचना बेटा, तुम कहोगे सर ये कंडक्टर है, अगर आप इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे, अगर लंबाई को खींच के बढ़ा देते हैं तो पतला भी तो हो जाता है वायर, है ना। तो इसीलिए इसमें ध्यान देना, अगर वो कंडक्टर में कहे कि लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज बाय दिस, और ये ना बोले कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखना है, इसका तो रियल लाइफ सिचुएशन है, यानी जब आप लेंथ को कुछ घटाओगे बढ़ाओगे तो एरिया में संभावित चेंज होगा। ऐसे केस में अब चलो मैं लिख ही लेता हूं, देन जानते क्या होता है, V कांस्टेंट होता है। अगर लंबाई को बढ़ाओ या घटाओ तो वॉल्यूम नहीं बदलता है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब A इंटू एल कांस्टेंट होता है। A इंटू एल कांस्टेंट का मतलब हुआ कि अगर लेंथ में चेंज आया तो A इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/L आ जाएगा। हाँ बस मेरा यही मतलब था, समझिएगा, कंडीशन बड़े ध्यान से सुन लो। अगर लंबाई में चेंज बताएं और एरिया की बात ही ना करें तो तुम कहोगे सर एरिया में तो चेंज होगा, तब आप एरिया को लेंथ में ये रिलेशन लेके अगर आप चलेंगे तो ये फार्मूला ऐसे आएगा। देखो R इक्वल टू रो, L को L रहने दो, अब यहां प्रोपोर्शन का साइन लगा देंगे, क्यों? क्योंकि यहां प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं। तो देखो A की जगह 1/L आएगा, तो इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू रो L स्क्वायर आएगा, इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर आएगा। बड़े बात को ध्यान से सुनना। बताओ बेटा, इसको देख के तुम क्या कह सकते थे कि सर अगर किसी तार की लंबाई को दुगना कर दें तो L अगर दुगना होगा तो रेजिस्टेंस दुगना होगा। नहीं बेटा, एरिया में चेंज की वजह से देखो तार की लंबाई को अगर दुगना करें तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाता है। बोलिए क्लियर? हाँ, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना कि सर लंबाई में चेंज दिया जाए और एरिया में ना बात की जाए। बेटा ध्यान रखना, तुम कहोगे सर लंबाई में चेंज किया जाए, एरिया के बारे में ना बोला जाए, तो आप सीधे लिख दोगे R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। इसका मतलब R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। बोलिए क्लियर? बहुत बढ़िया। अब एक चीज और आएगा यहां पर, देखो बड़ा ध्यान रखो, इफ परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ इज, सुनिएगा बेटा, इफ परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ इज X%,
आपसे कहा गया कि किसी भी तार की लंबाई को x% बढ़ा दिया गया, कंडीशन है x% इज लेस देन 5। तुम्हें याद है बार बार पढ़ाते आए हैं, जब से एरर पढ़ाया था कि परसेंटेज इंक्रीज 5% और लेस होता है तो बायनॉमियल लग जाता है, उससे ज्यादा हो तो नहीं लगता है। याद आया? ठीक है, तो आप बताइएगा यहां पर बायनॉमियल लगाए, बायनॉमियल में तुम्हें पता है ये पावर आगे आ जाती है, तो लिखोगे देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन आर इक्वल टू, बेटा ये 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। ये परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ, r इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ को हमने x% लिया तो 2x% हो जाएगा। बोले वही उल्टा कर दें, कहे परसेंटेज डिक्रीज अगर, तो अगर 5% से x कम है तो आप सीधे कर दो सर 2% ये हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट आया, इसे हटाना पड़ेगा। हाँ बोलो। अरे बेटा बायनॉमियल लगाने के बाद मैं फाइनल कंक्लूजन कर रहा हूं, बायनॉमियल लगाएंगे तो सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे, बायनॉमियल ऐसे थोड़ा लग जाता है। लेकिन तुम्हें याद है बायनॉमियल में पावर आगे आ जाती थी ना, ये बायनॉमियल लगा नहीं रहा हूं बेटा, बायनॉमियल का एप्लीकेशन कर रहा हूं। मतलब बायनॉमियल में हमने सीखा था ना कि जो अगर कोई परसेंटेज चेंज कम होता है तो हम पावर को आगे ला सकते हैं। अभी मैं तुम्हें एरर का बताने लगूंगा, तुम्हें लगेगा हाँ सर लगा रहे थे, याद करो एरर में पावर को आगे ले आते थे। चलो वापस आओ, अब देखिएगा सेकंड क्या लिखेंगे, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज चेंज्ड लिखा था हमने, अब आप समझिएगा। अब लेंथ की बात है एरिया, तो देखो इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बेटा पूरा, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज चेंज्ड, देन सुनिएगा बेटा, फिर वो यार जैसे बोला जाए ना बेटा, ये वायर है, इसकी लंबाई को हमने बढ़ा दिया, तो जब लंबाई बढ़ाया तो एरिया कम हो गया, वही जो कमी एरिया में होगी या जो बढ़ोतरी होगी वो बताया जाए। मतलब क्वेश्चन में एरिया की जानकारी दी जाए, लंबाई को वो बताए ही ना, छुपा ले जाए। तो आप देखिएगा सिंस v इक्वल टू कांस्टेंट, अब आप ध्यान रखना एरिया की जानकारी देंगे लेकिन l नहीं देंगे, तो इसका मतलब हम इस फॉर्मूले को अब ले जाएंगे, l इज प्रोपोर्शनल टू 1/a ले जाएंगे। क्यों? एरिया विल बी गिवन, लेंथ नहीं दिया जाएगा। ये अब बताओ ये फार्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ की जानकारी नहीं देंगे तो यहां 1/a कर लो, देखो ये वाला 1/a, और a तो यहां पड़ा रहेगा a, तो फार्मूला बेटा ये आ जाएगा आपका r इज प्रोपोर्शनल टू 1/a² आ जाएगा। ये फिर बताओ बेटा, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो कोई बड़ा झगड़ा है नहीं। क्या? अगर एरिया में चेंज दिया जाए तो ये जो 1/a होता था इसको a² कर दो। बोले बेटा क्लियर? देखो बेटा इस इक्वेशन को अगर मैं x1 कर दूं तो बताओ ये फार्मूला क्या हो जाएगा, r1/r2 इक्वल टू a2/a1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, ये आ गया। फिर आ जाओ यहां पे देखना बेटा, देखो ये वाला यहां से बायनॉमियल उठा रहा है, देखो इफ परसेंटेज इंक्रीज, या बताओ अगर एरिया बढ़ता है तो आर घटता है ना, देखो एरिया परसेंटेज इंक्रीज इन ए इज x%, तो बताओ बेटा अगर एरिया x% बढ़ा, x इज लेस देन 5, तो बताओ बेटा अगर ये बढ़ता है तो ये घटता है, लिखोगे देन परसेंटेज डिक्रीज, यहां डिक्रीज लिख देना, इन आर 2 इंटू परसेंटेज इंक्रीज इन ए, और दैट इज इक्वल टू 2 इंटू x%, ये डिक्रीज आएगा। अरे मेरी बात समझना मोटे तौर पे, अगर कहीं पर परसेंटेज चेंज दिया जाए वो 5% से कम हो तो सीधे पावर आगे लाके बता दो कि ये होता है, क्योंकि ये अगर बढ़ेगा तो ये घटता है, तो इस केस में ये घटता है और पिछले वाले में बढ़ रहा था। देखना बेटा अब अगर हम अगला पार्ट लेके चले, थर्ड इसी जगह लिख रहे हैं, इसी में आगे बढ़ाइएगा। देखो बेटा ये जो वायर दिया जाता है तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो अगर इसका रेडियस r दिया हो तो आगे यही लिखना, सिंस a इक्वल टू पाई r स्क्वायर होता है, तो देखो बताओ ये इक्वेशन स्टार क्या हो जाएगा, इक्वेशन स्टार में देखो r इज प्रोपोर्शनल टू 1/a को r² के प्रोपोर्शन में करोगे तो r पावर 4 आ जाएगा। स्मॉल r बेटा रेडियस है, देखो कंडक्टर का रेडियस है। बोले क्लियर? Therefore r1/r2 इक्वल टू
R2 अपॉन R1 की पावर 4, ये आएगा। तो बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना दिया जाए और अगर रेडियस ऑफ कंडक्टर दे दिया जाए, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो बेटा रेडियस के साथ पावर 4 का रिलेशन है। फिर आइएगा इससे बताइएगा, इफ परसेंटेज इंक्रीज इन R इज X% और X इज लेस देन 5%, अगर कम है, देन बताइएगा अगर ये बेटा इंक्रीज लिखा ना, देखो परसेंटेज इंक्रीज, अगर ये X% बढ़ा तो ये घटेगा, देयरफॉर देन परसेंटेज डिक्रीज इन R इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ये पावर 4 आगे आ जाएगा, 4 into X%। हेडिंग डाल दो, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर। ठीक है, थैंक यू।